चलिए आज हम लोग जो है एनालॉग में अगला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, फीडबैक एम्पलीफायर। ठीक है, फीडबैक एम्पलीफायर में हम लोग समझेंगे कितने प्रकार के फीडबैक होते हैं और कहाँ पे कौन सा फीडबैक यूज़ किया जाता है। और पहले तो सबसे पहले ये जान लें कि फीडबैक होता क्या है। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग जान लें फीडबैक क्या होता है। फीडबैक का मतलब होता है पुनर्निविष्ट, है ना। मतलब कोई भी सिस्टम है आपका, सिंपल शब्दों में इसको समझो, कोई भी सिस्टम है उसके आउटपुट का कुछ अंश लेकर के पुनः उसके इनपुट को दे दिया जाए। ठीक है ना, इस प्रक्रिया को आप कह सकते हैं फीडबैक इज अ प्रोसेस इन विच सम फ्रैक्शन ऑफ द आउटपुट ऑफ एनी डिवाइस दैट विल रीप्रोवाइड टू द इनपुट ऑफ दैट डिवाइस। मतलब कोई भी आपके पास सिस्टम है, कोई डिवाइस है, उसके आउटपुट का कुछ पोर्शन आपने उठाया, कुछ फ्रैक्शन आपने उठाया और उसके इनपुट को दे दिया, उसके इनपुट को क्या कर दिया, पुनः दे दिया। तो इसको हम लोग बोलते हैं फीडबैक। ठीक है, तो आप सिंपली कहेंगे, यहाँ पे हम एक फिगर बनाने का प्रयास करते हैं। एक फिगर हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे आपके पास फीडबैक के लिए सबसे अच्छा, यहाँ पे आपके पास ये एक एम्पलीफायर, हम लोग यहाँ एम्पलीफायर के लिए चूंकि बात कर रहे हैं तो हम यहाँ एक एम्पलीफायर की बात करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे आपके पास सोर्स होगा, यहाँ आपके पास लोड होगा, यहाँ आपके पास लोड होगा, ये आपका एम्पलीफायर होगा ए, और ये आपका होता है समिंग सर्किट। क्या होता है, समिंग सर्किट। यहाँ होता है फीडबैक नेटवर्क। क्या होता है, फीडबैक नेटवर्क। यहाँ पे बीटा फीडबैक फ्रैक्शन होता है। ए जो है ये एम्पलीफायर का गेन होता है। इसको हम लोग बोलते हैं ओपीएम एम्पलीफायर, या सिंपली आप बोलो एम्पलीफायर। क्या बोलेंगे, एम्पलीफायर। ठीक है, ये आपका सोर्स है, ये समिंग सर्किट है। यहाँ से कोई हमारा इनपुट सोर्स से यहाँ पे कोई वोल्टेज इनपुट जाएगा यहाँ से, और यहाँ से फीडबैक आएगा VF, और यहाँ पे इनपुट आएगा, मतलब यहाँ पे VS है, और यहाँ आपका V0 हमें मिलेगा। ठीक है, इस V0 का फ्रैक्शन VF जो इधर आएगा ये बीटा फ्रैक्शन। ठीक है, मतलब ये हमने एक जनरल आपको ब्लॉक डायग्राम बता के बताया, इसको हम नॉर्मली ऐसे भी बता सकते थे। अब यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, आउटपुट का कुछ अंश ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर दे रहे हैं, आउटपुट का कुछ अंश ले रहे हैं और पुनः इनपुट को दे रहे हैं। अब देने के लिए यहाँ एक समिंग सर्किट की ज़रूरत होगी। सोर्स जो हमारा मेन सप्लाई दे रहा है, लोड आपका जो एम्पलीफायर से आउटपुट प्राप्त कर रहा है जिस पे ड्राइव हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात समझ में आई कि फीडबैक एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत किसी भी सिस्टम का या एम्पलीफायर के आउटपुट का कुछ अंश आप उसकी पुनः इनपुट को दे रहे हैं। अब आउटपुट का कितना अंश हम इनपुट को दे रहे हैं ये डिपेंड किस पे करता है, फीडबैक नेटवर्क पे डिपेंड करता है। फीडबैक नेटवर्क डिसाइड करता है कि कितना आउटपुट का कितना अंश इनपुट को जाएगा। अभी हम इसके लिए एक अलग से सैम्पलिंग सर्किट ही पूरा पढ़ेंगे। सैम्पलिंग तरीका जब हम टोपोलॉजी पे आएंगे तो उस पर हम पूरा डिटेल बात करेंगे। तो क्या सभी को फीडबैक समझ में आ गया। अब देखिए फीडबैक आपका दो प्रकार का होता है। फीडबैक आपका, फीडबैक की ज़रूरत क्या होती है इस पर भी हम आएंगे। पहले हम लोग टाइप जान लेते हैं। टाइप ऑफ फीडबैक अगर देखें, टाइप ऑफ फीडबैक अगर देखा जाए, टाइप ऑफ फीडबैक तो दो तरीके का फीडबैक होता है अपने पास। एक होता है पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक, और एक आपका क्या होता है, निगेटिव फीडबैक, निगेटिव फीडबैक। अब पॉजिटिव फीडबैक और निगेटिव फीडबैक क्या होता है पहले इस बात को समझ लेते हैं, फिर हम लोग नीड पे आ जाएंगे फीडबैक की ज़रूरत क्या होती है। तो व्हाट इज़ द पॉजिटिव फीडबैक, व्हाट इज़ द निगेटिव फीडबैक, फिर हम इसको कौन सा कहाँ पे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव फीडबैक की। सबसे पहले हम बात कर लें पहला पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक में एक हमारे पास क्या होता है, एम्पलीफायर होगा, एक एम्पलीफायर होगा, ठीक है। एक हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे फीडबैक नेटवर्क होगा जो इसके आउटपुट का कुछ अंश लेगा और पुनः इनपुट को दे देगा। यहाँ पे हमारे पास फीडबैक नेटवर्क होगा, फीडबैक नेटवर्क। ठीक है, अगर हम यहाँ से कोई इनपुट देंगे, बेटा ध्यान दीजिएगा,
एक एम्पलीफायर में अगर ये हमारा इनपुट रिवर्स हो जा रहा है या रिवर्स नहीं भी हो रहा, मान लीजिए रिवर्स हो गया, तो यहाँ से जो हम आउटपुट उठाएंगे वो आउटपुट एज इट इज़ इसको उठाएंगे और फीडबैक नेटवर्क द्वारा हम सीधे सीधे कहाँ दे देंगे, ऐसे, इसको रिवर्स नहीं करेंगे। मतलब जब आउटपुट का कुछ अंश इनपुट में दिया जाता है और वो आउटपुट का जो कुछ अंश इनपुट को पुनः दिया जा रहा है वो अगर इनपुट के विपरीत फेज में है, अपोजिट फेज में है, तो इसको बोलेंगे क्या, ये आपका निगेटिव फीडबैक है। ये अगर ऐसा है, अगर यहाँ निगेटिव आ रहा है, इसको अगर ये पॉजिटिव कर दिया गया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ थोड़ा सा इसको हम मॉडिफाई करते हैं। आउटपुट का कुछ अंश जो इनपुट को दिया जा रहा है, अगर ये इनपुट के सेम फेज में है, इनपुट के सेम फेज में है, मतलब some portion of output that will again provide to the input of amplifier is in phase with the input, जो इनपुट के फेज में है तब इसको हम बोलेंगे पॉजिटिव फीडबैक। मतलब ये क्या होता है, इसके साथ जुड़ जाता है, इससे जुड़ने से क्या होगा, एम्पलीफायर का इनपुट बढ़ जाएगा और एम्पलीफायर का इनपुट बढ़ने से इसका गेन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बात क्लियर है? तो ये होता है पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक समझ में आया? आउटपुट का जो कुछ अंश हम ले करके पुनः इनपुट में देंगे वो इनपुट के साथ जुड़ेगा, क्या होगा, इनपुट के साथ जुड़ेगा। इज इट क्लियर सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है? देखिए दूसरा हमारे पास होता है निगेटिव फीडबैक। जो हमारे पास निगेटिव फीडबैक होता है, इसमें सेम टू सेम यही कहानी हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे आपके पास होगा एम्पलीफायर, यहाँ पे आपके पास ये आपका होगा फीडबैक नेटवर्क, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा, ठीक है। हम बात कर रहे थे निगेटिव फीडबैक का। यहाँ पे हमारे पास एम्पलीफायर, ये फीडबैक नेटवर्क, हमारे पास जो इनपुट होगा यहाँ पे अगर ऐसा है और आउटपुट पे हमारे पास अगर ऐसा है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ फीडबैक नेटवर्क में किसी भी प्रकार का रिवर्सल नहीं लगा होगा। यहाँ पे एक 180 डिग्री फेज शिफ्टर लगा होगा जो इसको 180 डिग्री फिर से शिफ्ट कर दे रहा है, समझ रहे हैं ना, शिफ्ट होने के बाद फिर इसको दे रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं लगा होगा। ये एज इट इज इनपुट को दे दिया जाएगा, अब इससे क्या होगा, इससे आपका एज इट इज जब इनपुट को ये मिल जाएगा तो ये इनपुट का अपोज करेगा, इनपुट का क्या करेगा, अपोज करेगा। तो निगेटिव फीडबैक आउटपुट का कुछ अंश जो इनपुट को पुनः दिया जा रहा है, जो इनपुट का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, इनपुट को कम कर रहा है, घटा रहा है, सब्ट्रैक्ट कर रहा है, उसको हम बोलते हैं निगेटिव फीडबैक। क्या बोलते हैं? निगेटिव फीडबैक। या सिंपल टर्म्स में आप इसको डिफाइन करेंगे, निगेटिव फीडबैक आपका क्या होता है, एम्पलीफायर या किसी भी सिस्टम के आउटपुट का वह अंश जो इनपुट के अपोजिट फेज में हो, अपोजिट फेज का होना मतलब अपोज करना उसका, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, निगेटिव फीडबैक। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा यूज जो होता है वो आपका निगेटिव फीडबैक होता है एम्पलीफायर में, और पॉजिटिव फीडबैक जो होता है वो होता है ऑसिलेटर में। कहाँ होता है? ऑसिलेटर में होता है। और निगेटिव फीडबैक कहाँ होता है? एम्पलीफायर में होता है, ठीक है ना। अब पॉजिटिव फीडबैक, निगेटिव फीडबैक, यहाँ इस चैप्टर में जब हम लोग यहाँ इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे हम पॉजिटिव फीडबैक के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, केवल निगेटिव फीडबैक के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में? केवल निगेटिव फीडबैक के बारे में। बात क्लियर है? अब देखिएगा, हम पॉजिटिव और निगेटिव के लिए, दोनों के लिए हम यहाँ पे कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे कि अगर यहाँ से इनपुट क्या दिया जा रहा है, आउटपुट वहाँ से क्या आएगा, ठीक है। और फीडबैक नेटवर्क क्या होगा, बीटा की वैल्यू क्या होगी, ये सब हम लोग कैलकुलेट करना सीखते हैं, और गेन क्या होता है। तो ये ऐसे ही बने रहने देना चाह रहे हैं हम, इसको मिटा रहे हैं इधर का, ठीक है। फिर हम उसको समझते हैं। देखिएगा, किसी भी सिस्टम में अगर हम फीडबैक ना दें, अब हम थोड़ा सा गेन की बात करने जा रहे हैं। किसी भी सिस्टम में या किसी भी एम्पलीफायर की हम बात कर रहे हैं, तो वी विल डिस्कस अबाउट द एम्पलीफायर। अगर हमारे पास एक एम्पलीफायर है, क्या है, एम्पलीफायर, ये एम्पलीफायर है, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। एम्पलीफायर का इनपुट होगा कुछ, आउटपुट होगा। तो मान लीजिए आपके पास इनपुट है Vi और आउटपुट है क्या, V0। बात क्लियर है ना? इनपुट है Vi, आउटपुट है V0। तो इसका जो गेन होगा बच्चों, गेन जो होता है वो वोल्टेज गेन क्या होता है, आउटपुट अपान होगा। ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग A से डिनोट करते हैं। किससे? A से। मतलब A इज इक्वल टू लिखेंगे V0 अपान
इसको बोलते हैं ओपन लूप गेन। क्या बोलते हैं? ओपन लूप गेन, या कहते हैं विदाउट फीडबैक गेन। क्या बोलते हैं? विदाउट FB गेन। FB मतलब फेसबुक नहीं, फीडबैक, FB गेन, विदाउट FB गेन। बात क्लियर है? तो ये आपका A की वैल्यू हो गई। लेकिन अगर कभी हम सिस्टम में क्या कर दें, फीडबैक लगा दें, तो पॉजिटिव फीडबैक और निगेटिव फीडबैक लगने से गेन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये चीज़ हमें जानना है। तो अब देखिएगा, जब भी हम एम्पलीफायर के साथ पॉजिटिव फीडबैक की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास इनपुट वोल्टेज होगा, यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज होगा, यहाँ पे फीडबैक फ्रैक्शन आएगा, ठीक है ना। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो बीटा होता है, बीटा का मान क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, बीटा का मान होता है VF अपान V0। VF इसको बोलते हैं फीडबैक फ्रैक्शन, ठीक है ना। और अगर हमें फीडबैक वोल्टेज जानना है VF इज इक्वल टू, तो क्या लिखेंगे, बीटा V0, बीटा V0। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये पॉजिटिव होगा, बीटा V0 अगर ये पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, इनपुट के साथ जुड़ जाएगा। किसके साथ जुड़ जाएगा? इनपुट के साथ जुड़ जाएगा। तो इनपुट के साथ अगर जुड़ेगा तो टोटल इनपुट, मान लीजिए ये VS हमारा इनपुट है, यहाँ से VS जा रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, VI। तो हम लिख सकते हैं यहाँ VI इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, VS प्लस बीटा V0 लिख सकते हैं ना। VI इज इक्वल टू बीटा V0। ओपन लूप में तो यही चाहे VS हो, VS बराबर VI और VI बराबर VS। लेकिन क्लोज लूप में अगर लूप क्लोज हो गया तो यहाँ पे VS ये हो जाएगा। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है इसमें? अब अगर हमें यहाँ गेन अगर निकालना हो बच्चों, तो गेन हम यहाँ क्या निकालेंगे, तो गेन इज इक्वल टू आप लिखेंगे क्या, गेन मतलब फीडबैक लगने पर AF इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, गेन इज इक्वल टू आउटपुट V0 अपान VI लिखेंगे। अगर आप यहाँ चाहें तो VS की जगह पे यहाँ पे आपका VI है, ये वाली वैल्यू, ये आपका, आप यहाँ पे चाहें तो ये VS की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, अगर आपसे बोला जाए VS की जगह पे लिखने को, तो आप लिख सकते हैं VI माइनस, लिख सकते हैं बीटा VBO, ठीक है। VS की जगह पे अगर आपको लिखना है, मतलब कंप्लीट इनपुट अपान आउटपुट। तो इस फॉर्मूले में रख के अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो AF की जो हमेशा वैल्यू आती है, हमने बोला था हम कंप्लीट इसके डेरिवेशन पे नहीं जाएंगे, AF की जो वैल्यू आती है वो आती है, इसका मेन गेन आपका जो आएगा A अपान 1 माइनस A बीटा, क्या आएगा, 1 माइनस A बीटा। आप इसमें कॉमन लेकर के कर सकते हैं, देख सकते हैं कैसे भाई, अगर इसको हम आपको बताना चाहें तो कैसे हम इसको देखेंगे। हमारे पास क्या है, हम यहाँ लिख सकते हैं, अच्छा एक लाइन में हम आपको बता देते हैं कि VS इज इक्वल टू हो जाएगा VI माइनस, ये आपका हो जाएगा VS इज इक्वल टू, अगर हम इधर इसको माइनस करें, हाँ ये आपका VI माइनस बीटा, ठीक है ना। आप मुझे बताइए, अगर मैं इसमें से VI कॉमन ले लूँ, क्या कॉमन ले लूँ, VI कॉमन ले लूँ, तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 माइनस बीटा, और यहाँ पे V0 अपान VI, ठीक है ना। तो यहाँ से एक फ्रैक्शन आपको मिल जाएगा VI 1 माइनस A बीटा, मिल जाएगा एक फ्रैक्शन, वही हमारा यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। बात क्लियर है ना, ये बात, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। अब आप ध्यान से देखिए, कहेंगे सर इसमें कैसे, आपने ये कैसे कर दिया, यहाँ तक समझ में आ गया? अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो फीडबैक के साथ जब हम गेन लेकर के चलेंगे तो ये VS से डिवाइड करेंगे। हमने VS की वैल्यू यहाँ अगर पुट डाउन करें तो हमारा देखो V0 अपान VS की वैल्यू हम पुट करेंगे पूरा VI 1 माइनस A। अब आप ध्यान से देखो, आपको ये बस मैंने इसे समझाने के लिए बात में आ गया तो डेरिवेशन दिखा दे रहा हूँ। मैंने बोला था डेरिवेशन नहीं कराएंगे, बस आपको सिंपली आपका इसका फॉर्मूला मेन बता देंगे। तो अब देखो ये वैल्यू किसको दिखा रहा है, ओपन लूप गेन को ना। तो हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, A अपान 1 माइनस A बीटा, मतलब जो हमारा फीडबैक के साथ जो गेन आएगा बच्चों, वो आएगा बिना फीडबैक का गेन A बीटा। यहाँ बीटा क्या है, फ्रैक्शन ऑफ फीडबैक है, मतलब आउटपुट का कितना अंश इनपुट को जा रहा है, आउटपुट का कितना अंश किसको, इनपुट को जा रहा है। ये तो हो गया पॉजिटिव फीडबैक के साथ, किसके साथ, पॉजिटिव फीडबैक के साथ। तो पॉजिटिव फीडबैक में आप ध्यान रखेंगे, यहाँ जो पॉजिटिव फीडबैक में गेन का फॉर्मूला आएगा AF इज इक्वल टू A अपान
1 माइनस क्या आएगा, ए बीटा आएगा। कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है इसमें। ये एक इम्पॉर्टेंट आपका रिजल्ट होगा, इस पर आपका न्यूमेरिकल आता है। अब यहाँ आप देखिए, जब भी 1 में से आप ए बीटा को माइनस करेंगे, ऑब्वियस सी बात है ए एफ की वैल्यू बढ़ेगी ना। बात समझ रहे हैं ना, ए एफ की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो पॉजिटिव फीडबैक देने से किसी भी एम्पलीफायर का गेन क्या होता है, बढ़ जाता है। बाकी चीज़ें इसमें डिस्टर्ब होती हैं, हमें उससे नहीं मतलब है। हम लोग ज़्यादा एनालिसिस किसकी करने वाले हैं, निगेटिव फीडबैक की। तो मैं कंप्लीट निगेटिव फीडबैक के बारे में आपको बताता हूँ। अगर ये डेरिवेशन आपको नोट करना हो तो डेरिवेशन नोट कर लीजिए, क्योंकि डेरिवेशन आपके उसमें हमने पीडीएफ नोट्स में नहीं दिया है, ठीक है। डेरिवेशन आपके पीडीएफ नोट्स में नहीं है, आप चाहें तो डेरिवेशन यहाँ से नोट कर सकते हैं। आपको पीडीएफ कहाँ से मिलेगा भाई, व्हाट्सएप ग्रुप से या टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का नाम है रैंकर्स कैरियर पॉइंट। मिटा दिया जाए इसको। देखिए अब हम यहाँ पे बात करेंगे थोड़ी देर के लिए, निगेटिव फीडबैक की कस के एनालिसिस यहाँ करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि निगेटिव फीडबैक की ही तो बात करनी है पूरी की पूरी। एम्पलीफायर यहाँ पे जो हमारा पूरा है, वहाँ पे निगेटिव फीडबैक ही पूरा हमें देखना है। तो हम निगेटिव फीडबैक को थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से फिर से बनाते हैं और फिर निगेटिव फीडबैक की बात करते हैं। निगेटिव फीडबैक, निगेटिव फीडबैक आप देखिएगा, ये एम्पलीफायर होगा, मतलब हम सीधे लिख रहे हैं यहाँ पे गेन होगा ए, मतलब एम्पलीफायर का गेन होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास फीडबैक फ्रैक्शन होगा बीटा, यहाँ पे हमारे पास होगा ये, यहाँ होगा इनपुट सिग्नल, यहाँ होगा फीडबैक सिग्नल, इसको बोलते हैं वी एफ, इसको बोलते हैं वी एस, यहाँ पे होता है वी आई, यहाँ पे मिलता है हमारा वी जीरो, आउटपुट होगा ऐसा। एम्पलीफायर कॉमन इमीटर मोड में 180 डिग्री फेज शिफ्ट भी तो देता है। निगेटिव में होगा, ये देखिए निगेटिव में ही तो बोला हमने, पॉजिटिव में नहीं होगा बोल रहा। पॉजिटिव में यहाँ 180 शिफ्ट है, ये जब निगेटिव यहाँ देखिए ऐसे है, यहाँ उल्टा हो गया ना, उसको फिर से सीधा करके देने के लिए यहाँ एक कोई ऐसी डिवाइस लगानी होगी जो उसको 180 डिग्री शिफ्ट कर दे, नहीं तो फिर इसको भी जब उल्टा देंगे तो ये निगेटिव फीडबैक की तरह काम नहीं करेगा। समझ रहे हैं ना बात को, हाँ। देखिएगा अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो सिंपल टर्म में आप जान लो, यहाँ पे जो फॉर्मूला आएगा ए एफ इज इक्वल टू आएगा ए अपान 1 प्लस ए बीटा, ठीक है। अब इसके हम एडवांटेज डिसएडवांटेज सब देखेंगे, इसके हम एडवांटेज डिसएडवांटेज सब देखेंगे। पूरा निगेटिव फीडबैक हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पे सबसे पहली चीज़, निगेटिव फीडबैक हमने लगाया किसको, एम्पलीफायर को। एम्पलीफायर को निगेटिव फीडबैक लगाया तो यहाँ पे आपको क्या वी आई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, वी एस माइनस ए बीटा मिलेगा। अब यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो वी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी आई प्लस ए बीटा। क्यों, क्योंकि यहाँ से आपको पता है कि वी एफ इज इक्वल टू क्या होता है, बीटा वी ज़ीरो होता है कि नहीं होता है, क्योंकि आपको पता है कि वी एफ अपान वी ज़ीरो इज इक्वल टू बीटा होता है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, हमें ये ना लिखें, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ए बीटा हमने डायरेक्ट लिख दिया, ये वी ज़ीरो होगा, ये वी ज़ीरो होगा, ऐसा होगा। अब चूँकि हमें पता है कि फीडबैक के साथ गेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आउटपुट वी ज़ीरो अपान वी एस, तो वी ज़ीरो की वैल्यू वैसे ही रहने दो, वी एस की जगह हम क्या रख देंगे, अगर इसको हम वी आई कॉमन ले लें इसमें से तो यहाँ हो जाएगा वी ज़ीरो और वी आई कॉमन हो जाएगा 1 प्लस बीटा वी ज़ीरो अपान। अब ये वाला दिख रहा है जो आपको, ये बिना फीडबैक के गेन है, और ये वाला जो दिख रहा है ये भी बिना फीडबैक के गेन है, तो यहाँ हो जाएगा ए अपान 1 प्लस ए बीटा, मतलब ये आपका विदाउट फीडबैक ए अपान 1 प्लस, ये विथ फीडबैक गेन हो गया। क्या हो गया, विथ फीडबैक। कैसा फीडबैक, निगेटिव। याद कैसे करेंगे, जब पॉजिटिव फीडबैक होगा तो यहाँ निगेटिव आएगा, और जब निगेटिव फीडबैक होगा तो यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसको आप फॉर्मूले को ऐसे याद कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि जब आपका निगेटिव फीडबैक होगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, और जब पॉजिटिव फीडबैक होगा
तो आपका क्या आएगा, निगेटिव। अब यहाँ देखिएगा, हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी आपको बता दें, सारी चीज़ें हम यहाँ लिख दें ताकि आप बार बार कंफ्यूज ना हो कि सर ये क्या चीज़ें बार बार यूज़ कर रहे हैं आप। हम थोड़ा सा कुछ जो यहाँ पे बातें यूज़ करी गई हैं उसके बारे में हम लिख देते हैं। देखिएगा, VS क्या है, सप्लाई, VI क्या है, इनपुट ऑफ एम्पलीफायर, इनपुट ऑफ एम्पलीफायर, V0 क्या है, आउटपुट ऑफ एम्पलीफायर, VF क्या है, फीडबैक, वैल्यू ऑफ फीडबैक वोल्टेज, या फीडबैक वोल्टेज सीधे आप लिख दें, फीडबैक वोल्टेज। हम बात करें बीटा, फीडबैक फ्रैक्शन, क्या, फीडबैक फ्रैक्शन। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, VF अपान V0। ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेता है कि हमारा फीडबैक किया गया वोल्टेज इतना, आउटपुट वोल्टेज इतना है, तो फीडबैक फ्रैक्शन कितना आएगा। ठीक है, मोस्टली हम लोग देखते हैं 1 से लेस ही आता है हमेशा। कितना, ये मोस्टली 1 से लेस नहीं, हमेशा 1 से लेस ही होता है। पूछिए क्यों, आउटपुट पे जितना होगा हम उतना ही तो भेज सकते हैं पुनः इनपुट को, उससे ज़्यादा तो कभी भेज नहीं सकते। तो हम चूंकि कुछ अंश ऑफ द आउटपुट दे रहे हैं, आउटपुट का कुछ अंश दे रहे हैं, तो हमेशा आउटपुट का कुछ अंश कमी होगा, तो उसको हम आउटपुट से डिवाइड करेंगे तो बीटा की वैल्यू लेस देन 1 आएगी हमेशा। ठीक है, ये लेस देन 1 होगा। और इसमें कोई कंपोनेंट बचा तो नहीं, ए, गेन विदाउट, गेन ऑफ एम्पलीफायर, गेन ऑफ एम्पलीफायर विदाउट फीडबैक, विदाउट फीडबैक, AF, गेन ऑफ एम्पलीफायर, गेन ऑफ एम्पलीफायर विथ फीडबैक, ठीक है ना। तो ये आपके पास गेन हो गए इसके। अब हम लोग आ जाते हैं इफेक्ट ऑफ निगेटिव फीडबैक ऑन एम्पलीफायर। ठीक है ना, इफेक्ट ऑफ निगेटिव फीडबैक ऑन एम्पलीफायर हम लोग समझेंगे। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि जो हमारे पास क्या था, पॉजिटिव फीडबैक था वो ऑसिलेटर में यूज़ करते हैं, निगेटिव फीडबैक हम कहाँ यूज़ करते हैं, एम्पलीफायर में यूज़ करते हैं। और निगेटिव फीडबैक जितना हमारा आ रहा है उसका गेन जो आ रहा है, यही एक गेन ऐसी चीज़ है निगेटिव फीडबैक में जो कम होती है, बाकी लगभग चीज़ें अच्छी मिलेंगी आपको। पॉजिटिव फीडबैक में अगर आपने देखा होगा तो सिर्फ गेन अच्छी मिलती है, बाकी सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। ठीक है, तो और क्या क्या कंपोनेंट हैं ऐसे जो हमें एम्पलीफायर में अच्छा मिलता है। तो हम इफेक्ट ऑफ निगेटिव फीडबैक देखते हैं। ये सारी चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा कैसे आया है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ हम समझेंगे इफेक्ट ऑफ निगेटिव फीडबैक। क्या टॉपिक समझ में आ रहा है? ठीक है, फीडबैक आप पढ़ रहे होंगे, चूँकि आपके जब आप डिप्लोमा कर रहे होते हैं तो शायद वहाँ पे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, बट आप कि जेई एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक, यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक, कोई भी आपका देखिए क्वेश्चन यहाँ से भी ऐसे बन सकता है कि कोई, ठीक है, अगर हमारे पास जो है यहाँ से एक इनपुट सिग्नल कॉमन एमिटर मोड को दिया गया, 180 डिग्री फेज शिफ्ट हो गया, पॉजिटिव फीडबैक देने के लिए यहाँ बीटा शिफ्ट कितना होना चाहिए, 180। भाई पॉजिटिव फीडबैक देना तो यहाँ पे एक हमें नेटवर्क ऐसा लगाना होगा जो इसके कुछ अंश वोल्टेज को सैंपल भी करे और प्लस 180 डिग्री क्या करे, फेज शिफ्ट भी करे। तो ये सब पॉइंट्स आपको एकदम क्लियर होना चाहिए। सैम्पलिंग किन किन चीज़ों की हो सकती है, जैसे हमारा आउटपुट का कुछ अंश इनपुट में दे रहे हैं, तो अभी आपके मन में सवाल आ सकता है कि सर आप वोल्टेज दे रहे हैं, करंट दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? तो वोल्टेज भी देते हैं, करंट भी देते हैं। तो अभी आगे हम पढ़ेंगे सैम्पलिंग। सैम्पलिंग दो प्रकार की होती है, एक वोल्टेज सैम्पलिंग और एक करंट सैम्पलिंग। तो और उसके बाद मिक्सिंग होती है। मिक्सिंग भी दो प्रकार की होती है, एक वोल्टेज मिक्सिंग और एक करंट मिक्सिंग। भाई आप कहीं से वोल्टेज लेंगे तो करंट थोड़ी ना देंगे, बात समझ रहे हैं ना? कहीं से अगर आप वोल्टेज लेंगे तो वोल्टेज ही तो देंगे। तो यहाँ पे मिक्सिंग भी पढ़ेंगे, सैम्पलिंग भी पढ़ेंगे, वहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और बहुत अच्छा प्रश्न जो फीडबैक के से बनता है, इसकी 4 टोपोलॉजी हैं। 4 टोपोलॉजी मतलब 4 प्रकार के आपको एम्पलीफायर पढ़ने होंगे। फीडबैक एम्पलीफायर, आपका वोल्टेज एम्पलीफायर, करंट एम्पलीफायर, कंडक्टेंस एम्पलीफायर, ठीक है, इम्पीडेंस एम्पलीफायर। तो इस तरीके से अभी हम लोग यहाँ पे 4 प्रकार के जो है सर्किट्स पढ़ेंगे।
वो सर्किट जो आपको देखने को मिलेंगे वहाँ से एक क्वेश्चन 100% बनना होता है। आपका कुछ नहीं तो उसका एम्पिडेंस पूछ लेगा, आउटपुट एम्पिडेंस, इनपुट एम्पिडेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है फीडबैक का, तो सारी बातें हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इफेक्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक ऑन एम्पलीफायर, यहाँ पे हमारा जो हेडिंग होगा वो होगा इफेक्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक, इफेक्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक ऑन एम्पलीफायर। कॉन्सेप्ट में कहीं कोई कन्फ्यूजन तो नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है, ऊपर से उड़ जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, कॉन्सेप्ट में दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, पहला हमारे पास यहाँ पे हम फैक्टर लेते हैं गेन। क्या लेते हैं? गेन। तो आप लिखेंगे गेन ऑफ एम्पलीफायर, गेन ऑफ एम्पलीफायर रिड्यूस्ड, गेन ऑफ एम्पलीफायर क्या हो जा रहा है? रिड्यूस्ड हो जा रहा है बाई फैक्टर 1 प्लस ए बीटा। मतलब जो एक्चुअल में गेन होता है एम्पलीफायर का निगेटिव फीडबैक देने से वो 1 प्लस ए बीटा टाइम घट जा रहा है, रिड्यूस हो जा रहा है। मतलब आप लिखेंगे ए एफ इज इक्वल टू ए अपान 1 प्लस ए बीटा। तो पहला चीज़ तो आपने ये देखा, पहला इफेक्ट क्या देखने को मिला कि गेन ऑफ एम्पलीफायर जो है 1 प्लस ए बीटा टाइम्स क्या हो जा रहा है? रिड्यूस हो जा रहा है। अच्छा, ये 1 प्लस ए बीटा क्या है? 1 प्लस ए बीटा को एक नाम दिया गया है, डीसेंसिटिविटी फैक्टर इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डीसेंसिटिविटी फैक्टर बोला जाता है। ये आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी ऐसे ही पूछ लेता है कि डीसेंसिटिविटी फैक्टर की वैल्यू न्यूमेरिकल में छोटा मोटा पूछ सकता है। दूसरा हम लोग ले लेते हैं, ये तो गेन की बात हो गई। गेन आपको पता है निगेटिव फीडबैक दे रहे हैं तो गेन क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अगला हम लोग देखते हैं परसेंटेज चेंज, मतलब आप देखेंगे गेन सेंसिटिविटी। ठीक है, यहां पे हम लोग गेन सेंसिटिविटी देखते हैं। गेन सेंसिटिविटी भी फीडबैक कंडीशन में क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है। गेन सेंसिटिविटी क्या होता है? सेंसिटिविटी क्या होता है? जैसे गेन हमने पढ़ा, सेंसिटिविटी क्या होता है? चेंज इन ओपन लूप गेन, ठीक है, और चेंज इन फीडबैक विथ फीडबैक गेन। मतलब क्या है? क्लोज लूप गेन आप कह सकते हैं। मतलब एक एम्पलीफायर में कोई फीडबैक नहीं लगा है, उस समय जो उसका गेन आया उसका रेट ऑफ चेंज या परसेंटेज गेन, समझ रहे हैं ना, उसमें, और जब फीडबैक लग गया उस समय जो गेन हमें प्राप्त हो रहा है उसका परसेंटेज चेंज, दोनों में क्या अंतर है? मतलब आप कह सकते हैं, आप यहाँ पे कह सकते हैं कभी भी आपके पास जैसे आपका AF है, ये क्या है? विथ फीडबैक गेन है। A क्या है? विदाउट फीडबैक गेन है। तो इसका परसेंटेज चेंज, इसका परसेंटेज चेंज, तो ये जो होता है इसका परसेंटेज चेंज इसकी तुलना में 1 प्लस ए बीटा टाइम कम हो जाता है। तो आप कहेंगे गेन सेंसिटिविटी रिड्यूस्ड बाय 1 प्लस ए बीटा टाइम्स। या आप कह सकते हैं गेन सेंसिटिविटी ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर इज लेस देन द ओपन लूप एम्पलीफायर। बात क्लियर है? ये पॉइंट। अगला है बैंडविड्थ। अगला क्या है? बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या होता है? हम थोड़ा सा उस पर हम लोग चर्चा भी करेंगे। बैंडविड्थ कैसे क्या होता है? देखिए, ये जेई पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली एग्जाम में ऐसी ही चीज़ें पूछी जाएंगी। कभी भी आपसे डेरिवेशन इसका नहीं पूछेगा कहाँ से ड्राइव करके आप ला रहे हैं, तो आप उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करिएगा। बैंडविड्थ की बात करेंगे। बैंडविड्थ होता क्या है? जैसे हमने फ्रीक्वेंसी रिस्पांस पढ़ाया ना, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस हमने आप लोगों को पढ़ा रखा है। हम आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रिस्पांस बना देते हैं। आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का कुछ ऐसा ही होता है फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। मान लीजिए यहाँ से ये हमारा है, ये हमारा मान लीजिए लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है FL,
और ये मान लीजिए अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है FH या FU, हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, आप कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। ओमेगा के टर्म्स में भी इसको हम लोग ले करके चलते हैं। ये क्या हो गया, मिड फ्रीक्वेंसी रेंज हो गया, ये मिड फ्रीक्वेंसी रेंज हो गया, ये लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। और हमारे पास ये लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है ये विदाउट फीडबैक है। क्या, जैसे ही हम फीडबैक लगाते हैं तो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी विथ फीडबैक जो होता है ये विदाउट फीडबैक वाले कंडीशन में जो होता है उसका 1 + ए बीटा टाइम कम हो जाता है। मतलब आप कहेंगे जो बैंडविड्थ होता है, यहाँ बैंडविड्थ का फॉर्मूला आता है, ध्यान दीजिएगा, बैंडविड्थ का फॉर्मूला आता है FH माइनस, मतलब अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसको हम कई तरीके से डिफाइन करते हैं। फ्रीक्वेंसी रेंज मतलब आप कहेंगे बैंडविड्थ को वह फ्रीक्वेंसी रेंज जहाँ पे गेन रिड्यूस होकर के क्या हो जाए 1/√2 टाइम्स हो जाए, या 70.7% हो जाए मैक्सिमम का, या आप कह सकते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसी पे आ जाए, या 3 dB रिड्यूस हो जाए। इतने तरीके से आप क्या करते हैं, बैंडविड्थ रेंज को डिफाइन करते हैं, बैंडविड्थ को डिफाइन करते हैं। तो आपका लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कम हो गया, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो होता है FHF, ये क्या होता है 1 + ए बीटा टाइम बढ़ जाता है। आप कहेंगे सर ये क्या मजाक है, मजाक को समझिएगा ध्यान से। अगर इसको घटाकर थोड़ा इधर कर दिया जाए, इधर उसको घटा के थोड़ा इधर कर दिया जाए, तो ये बीच का रेंज क्या है, बढ़ गया ना। तो सीधे कहेंगे बैंडविड्थ बढ़ गई, कितना 1 + ए बीटा टाइम, कितना, मतलब बैंडविड्थ इंक्रीज हो जाती है, बैंडविड्थ इंक्रीजेज बैंडविड्थ इंक्रीजेज विथ नेगेटिव फीडबैक। बात समझ में आया ना, नेगेटिव फीडबैक लगाने से बैंडविड्थ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी घट रही है, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, दैट्स वाई बैंडविड्थ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। किसका, एम्पलीफायर का, विथ नेगेटिव फीडबैक, विथ नेगेटिव फीडबैक। अगला है नॉइज सेंसिटिविटी, अगला है नॉइज सेंसिटिविटी। नॉइज सेंसिटिविटी क्या होता है, नॉइज सेंसिटिविटी क्या होता है भाई, नॉइज होता क्या है, कितने लोगों को आइडिया है। शोर, सिंपल सी बात है। नॉइज का मतलब ये है कि किसी भी सिस्टम में जो भी एक्सटर्नल आपके जो है डिस्टर्बेंसेस ऐड हो जाते हैं उसको हम लोग नॉइज के टर्म में कंसीडर करते हैं। जो भी, तो सिस्टम में 2 तरीके के नॉइज होते हैं, एक इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल होता है, ठीक है ना। इंटरनल भी आता है और एक्सटर्नल भी आता है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि नॉइज़ की बात, बैंडविड्थ हो गया 3 हो गया ना, चौथा है नॉइज़। नॉइज़ जो होता है बच्चों, हमेशा याद रखिएगा, नॉइज़ जो होता है फीडबैक एम्पलीफायर में, नॉइज़ आपका रिड्यूस हो जाता है 1 + ए बीटा फैक्टर से। कितना, नॉइज़ रिड्यूसेस बाय 1 + ए बीटा फैक्टर, ठीक है ना। नॉइज़ रिड्यूस हो गया, लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी नॉइज़ जो आपका आ रहा है वो एक्सटर्नल सिस्टम की वजह से, एक्सटर्नल सिग्नल की वजह, एक्सटर्नल कहीं सप्लाई की वजह से है, ठीक है। नॉइज़ जो आपका है कहीं से जनरेट होकर के आ रहा है, फीडबैक कैन हेल्प टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ नॉइज़, जनरेटेड नॉइज़, ठीक है ना। लेकिन अगर कभी भी नॉइज़ जो है, जो आपका नॉइज़ होता है, अगर कभी भी वो इनपुट सिग्नल का पार्ट है, क्या है, इनपुट सिग्नल का पार्ट है, तो वो कभी भी रिड्यूस नहीं होता। इट कैन नॉट रिड्यूस द नॉइज़ दैट विल द पार्ट ऑफ द इनपुट सिग्नल, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखिएगा, जो एक्सटर्नल नॉइज़ वगैरह है उनको ये रिड्यूस कर रहा है, लेकिन इनपुट सिग्नल का जो पार्ट होगा नॉइज़ उसको रिड्यूस नहीं करेगा। बट ऑल ओवर आपको पता होना चाहिए कि जो आपका नॉइज़ होता है वो रिड्यूस होता है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो पे क्या फ़र्क पड़ेगा, सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो पर क्या फ़र्क पड़ेगा, नंबर 5, सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो, सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो, इसका मतलब SNR रेशियो, इसको बोला जाता है SNR, क्या बोला जाता है, सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो। इसका मतलब क्या होता है, एक्चुअल सिग्नल अपान नॉइज़ का अनुपात। जो आपका एक्चुअल का सिग्नल है अपान नॉइज़, तो नॉइज़ क्या हो जा रहा है, घट जा रहा है, तो SNR क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब यहाँ पे SNR बढ़ जाएगा। इसका क्या मतलब,
इसका मतलब ये है, ये सिस्टम के लिए अच्छा है या बुरा है? सिस्टम के लिए अच्छा है। सिग्नल टू नॉइज रेशियो किसी भी सिस्टम के लिए अच्छा होना चाहिए भाई। सिग्नल अपान नॉइज का अनुपात, सिग्नल अपान नॉइज का अनुपात, सिग्नल पावर या नॉइज पावर आप कह सकते हैं। तो सिग्नल अपान नॉइज का अनुपात होता है। तो नॉइज जितना कम होगा उतना हमारा SNR बड़ा होगा। तो हमारा नॉइज कम ही तो होना चाहिए सिस्टम में। तो अगर हम लोग निगेटिव फीडबैक की बात करेंगे तो इससे नॉइज रिड्यूस हुआ और SNR हमारा क्या हो गया? इम्प्रूव हो गया। नेक्स्ट आपका होता है, अगला हम लोग आ जाएंगे डिस्टॉर्शन पे। डिस्टॉर्शन जानते हैं? कितने लोगों को पता है डिस्टॉर्शन? सबको पता है भाई, हमने बताया था डिस्टॉर्शन की इनपुट सिग्नल दे रहे हैं, आउटपुट में वेव शेप चेंज आ जा रहा है, कुछ उल्टा सीधा आ रहा है, तो डिस्टॉर्शन था। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ डिस्टॉर्शन क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाता है। डिस्टॉर्शन रिड्यूसेस, कितना डिस्टॉर्शन रिड्यूस हो जाता है? मान लीजिए डिस्टॉर्शन D है, हम डिस्टॉर्शन की बात करें, यहाँ मिटा देते हैं थोड़ा सा इसको, देखिएगा। डिस्टॉर्शन मान लीजिए सिस्टम का D है। एक हमारे पास एम्पलीफायर है, अगर उसका हम डिस्टॉर्शन की बात करें, अगर हम उसके डिस्टॉर्शन की बात करेंगे तो डिस्टॉर्शन मान लीजिए इसका D है, तो जो DF हो जाएगा वो हो जाएगा D/1 + A बीटा। मतलब डिस्टॉर्शन क्या हो जा रहा है? रिड्यूस हो रहा है। तो यहाँ से आपके पास कितने पॉइंट आ गए? गेन, सेंसिटिविटी, बैंडविड्थ, नॉइज, सिग्नल टू नॉइज रेशियो। अब आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा कि आपका जो है गेन से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, नेगेटिव फीडबैक देने से सिर्फ वही हमारा क्या हो रहा है? कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। बाकी सारी चीज़ें इंक्रीज हो रही हैं। ये आपका ये दोनों रिड्यूस हो रहा है, बाकी बैंडविड्थ अच्छा हो रहा है, नॉइज़ कम हो जा रहा है, सिग्नल टू नॉइज रेशियो बढ़ जा रहा है, डिस्टॉर्शन कम हो जा रहा है। मतलब एक अच्छा स्टेबल आपको ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर मिल जा रहा है। तो कभी अगर पूछे कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द नेगेटिव फीडबैक ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ एम्पलीफायर, तो आप कहेंगे स्टेबिलिटी इम्प्रूव होता है अगर निगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर को दिया जाता है, तो स्टेबिलिटी क्या होगा? इम्प्रूव होगा। तो ये भी बात आप इसमें ध्यान रखेंगे। रिड्यूस सिर्फ क्या होता है? गेन। एक ही डिसएडवांटेज है निगेटिव फीडबैक का, वो है गेन का कम होना। बाकी सब का सब क्या है? इसका एडवांटेज है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? तो ये जो बेसिक था ये आपका पूरा का पूरा एक पॉजिटिव फीडबैक होता क्या है। फीडबैक में कितने प्रकार के होते हैं? निगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक हमें यहाँ नहीं चर्चा करना है, दैट विल डिस्कस ऑन इन द ऑसिलेटर चैप्टर। हम लोग ऑसिलेटर में थोड़ा सा वर्कहाउजन क्राइटेरिया, जब वर्कहासन कुछ जगह पे लिखते हैं इसको, वर्कहासन क्राइटेरिया जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा पॉजिटिव फीडबैक की चर्चा करेंगे। यहाँ पे कंप्लीट एम्पलीफायर के लिए हमें निगेटिव फीडबैक के बारे में जानना है और उसके पूरे जो है क्या क्या प्रभाव हैं वो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। ये इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है ना। इन सब को डेरिवेशन द्वारा दिखाया जा सकता है कि कैसे बैंडविड्थ बढ़ रहा है, कैसे ये कम हो रहा है, कैसे 1 + A बीटा टाइम घट रहा है या बढ़ रहा है। ये सारी बातें दिखाई जा सकती हैं डेरिवेशन के माध्यम से, बट देयर इज़ अ नो नीड टू ड्राइव दिस थिंग्स, ठीक है। जेईई एग्जाम में डेरिवेशन से आपका कोई ज़्यादा मतलब नहीं होना चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है सबको? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। अब हम लोग इसके आगे हम लोग पॉइंट पे पहुंचते हैं, सैम्पलिंग सर्किट, ठीक है। सैम्पलिंग सर्किट पे पहुंचते हैं। सैम्पलिंग हमारा अगला टॉपिक है। देखिएगा सैम्पलिंग दो तरीके की होती है। सैम्पलिंग नेटवर्क की बात करने जा रहे हैं। जब भी हम फीडबैक देंगे तो मैंने अभी आपको बताया कि फीडबैक हम जब आउटपुट का कुछ अंश इनपुट में देंगे तो क्या लेंगे? करंट लेंगे, वोल्टेज लेंगे, क्या लेंगे, ठीक है ना। तो इसके बेस पे दो तरीके की हमने सैम्पलिंग देखेंगे। यहाँ पे हम लोग सैम्पलिंग देखने वाले हैं। एक होता है वोल्टेज सैम्पलिंग, वोल्टेज, ठीक है, और एक आपका क्या होगा? करंट सैम्पलिंग। वोल्टेज सैम्पलिंग जो होता है बच्चों, इसको बोलते हैं नोड सैम्पलिंग। क्या बोलते हैं? और नोड सैम्पलिंग क्या बोलेंगे? और इसको बोलते हैं लूप सैम्पलिंग। क्या बोलते हैं? ठीक है। हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे वोल्टेज सैम्पलिंग की। वोल्टेज सैम्पलिंग क्या, इसको क्यों नोड सैम्पलिंग बोलते हैं अभी क्लियर हो जाएगा। हमारे पास एक एम्पलीफायर होगा, एक बेसिक एम्पलीफायर होगा। एम्पलीफायर हम लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एम्पलीफायर। ये यहाँ पे इसका कुछ रेजिस्टेंस लगा होगा, लोड। हम बात कर रहे हैं वोल्टेज सैम्पलिंग की। किसकी बात कर रहे हैं? वोल्टेज सैम्पलिंग, वोल्टेज सैम्पलिंग।
ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ये इनपुट साइड है, सैम्पलिंग हमेशा कहाँ से होगी, आउटपुट से होगी। इसको हम लोग नोड सैम्पलिंग, वोल्टेज सैम्पलिंग को क्यों कहते हैं अभी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास होगा फीडबैक नेटवर्क, क्या होगा, FB नेटवर्क, हम लिखते हैं FB नेटवर्क। कोई दिक्कत है। जो हम सैम्पलिंग करेंगे बच्चों वो यहाँ से लेंगे, ध्यान रखिएगा। वोल्टेज सैंपल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल में सैम्पलिंग करते हैं, मतलब एक नोड बनाते हैं। यहाँ से क्या बनाते हैं, इसके क्रॉस का हम वोल्टेज सैंपल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे एक नोड बन रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोड सैम्पलिंग। क्या बोलते हैं, ये कंफ्यूज मत होइएगा कि हम लोग यहाँ पैरेलल में क्यों कर रहे हैं। सैम्पलिंग के लिए पैरेलल में करेंगे और एडिंग के लिए सीरीज में। क्या, अब यहाँ पे एक चीज़ आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, वोल्टेज सैम्पलिंग के लिए जो हमारे पास यहाँ पे फीडबैक नेटवर्क होता है, ये लोड के पैरेलल में लगा होता है। वोल्टेज सैम्पलिंग के लिए फीडबैक नेटवर्क लोड के पैरेलल में लगा होता है। अब हमारे पास करंट सैम्पलिंग, दूसरा करंट सैम्पलिंग, यहाँ पे फीडबैक एम्पलीफायर या यहाँ नॉर्मल एम्पलीफायर, ध्यान दीजिएगा। यहाँ ये सीरीज में लगा होगा, क्या लगा होगा, ऐसे। ये है FB नेटवर्क, क्या है, इसको बोलते हैं लूप सैम्पलिंग या करंट सैम्पलिंग। क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पे आप देखिए पूरा एक लूप फॉर्मेशन हो रहा है, बात समझ में आ रहा है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, करंट सैम्पलिंग या लूप सैम्पलिंग। तो वोल्टेज सैम्पलिंग हमेशा कहाँ से लिया जाता है, लोड के शंट में लगाया जाता है। कौन सा, वोल्टेज सैम्पलिंग। फीडबैक नेटवर्क इन शंट अक्रॉस द आउटपुट और फीडबैक नेटवर्क इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ आउटपुट। मतलब यहाँ आप लिखेंगे फीडबैक नेटवर्क कनेक्टेड इन शंट विथ आउटपुट या लोड, कनेक्टेड विथ शंट विथ आउटपुट या अक्रॉस द लोड, शंट विथ या अक्रॉस द लोड, अक्रॉस द लोड। और यहाँ फीडबैक नेटवर्क कनेक्टेड इन सीरीज टू आउटपुट या लोड आप कह सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे सैम्पलर में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सैम्पलर में अभी आपके पास सैम्पलर के लिए, सैम्पलिंग के लिए हम यूज़ क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर यूज़ करेंगे या तो FET यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, ट्रांजिस्टर या तो FET। तो हम यहाँ पे आपको ट्रांजिस्टर और FET बना करके दिखा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, वोल्टेज सैम्पलिंग में क्या होता है कि अगर आपका जो है फीडबैक कलेक्टर टर्मिनल से लिया जा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कलेक्टर या ड्रेन से लें। कहाँ से, कलेक्टर या ड्रेन से लें, तो इसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज सैम्पलिंग। मतलब एक ट्रांजिस्टर लगा होगा कहीं पे सर्किट में, अगर हम उसके कलेक्टर से आउटपुट ले रहे हैं, कलेक्टर से क्या ले रहे हैं, आउटपुट ले रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे वोल्टेज सैम्पलिंग, ठीक है। और अगर हम लोग वही चीज़ क्या करें, एमीटर से लेंगे तो उसको हम बोलेंगे क्या, करंट सैम्पलिंग। तो इसको आप समझिएगा, इसको हम लोग ध्यान से समझते हैं। ये हमने आपको सैम्पलिंग बताया। सैम्पलिंग नेटवर्क का मतलब ये है कि भाई हमने क्या बोला कि फीडबैक दो तरीके का होता है, पॉजिटिव निगेटिव। अब फीडबैक लोग लेंगे क्या, वोल्टेज या करंट लेंगे। तो आउटपुट में अगर बहुत सारा वोल्टेज है तो उसका कुछ अंश लेने के लिए क्या करेंगे, पैरेलल में इस तरीके से फीडबैक नेटवर्क को जोड़ेंगे, ठीक है ना, पैरेलल में जोड़ेंगे या सीरीज में जोड़ेंगे करंट लेने के लिए। बस यही चीज़ हम आपको बता रहे हैं कि अगर हमें करंट कुछ लेना है तो सीरीज में जोड़ेंगे। वोल्टेज अगर आप सोच के देखो कि यहाँ पर अगर हमें क्या करना है
कि वोल्टेज या करंट कुछ भी लेना है हमें सर्किट से, ठीक है ना, वोल्टेज या करंट हमें कुछ भी लेना है, तो हम यहाँ पे कैसे ले सकते हैं? नॉर्मली हमें यहाँ से कुछ अंश लेना है, आपको पता है सीरीज में करंट यहाँ से जाएगी, यहाँ फीडबैक नेटवर्क डिसाइड करेगा कितनी करंट इधर आएगी, तो यहाँ सीरीज में जुड़ा हुआ कुछ करंट इधर से जाएगी, बाकी अपना जो है फिलहाल जो यहाँ से होकर के लोड में पास होना होगा पास होगा, ये फिर से रिटर्न इसको चला जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो वोल्टेज या करंट है आउटपुट साइड पे, उसी का कुछ पार्ट लेने के लिए हम लोग एक बार इसको शंट में लगा रहे हैं वोल्टेज लेने के लिए, सीरीज में लगा रहे हैं करंट लेने के लिए, बस इतना आपको दिमाग में रखना है। अब यहाँ पे हमारे पास जो ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर होगा हम लोग, या जो हमारे पास ट्रांजिस्टर यूज होगा वोल्टेज सैम्पलर में, वो किस तरीके से हम लोग लगाएंगे इसको देखते हैं। फिलहाल ये आप लोगों ने जो है बना लीजिए, इसको बना लीजिए। देखिए यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज सैम्पलर की बात करेंगे, करंट सैम्पलर, वोल्टेज सैम्पलर में हम लोग ट्रांजिस्टर से भी समझेंगे, FET से भी समझते हैं। ये आपका गेट होता है, ये ड्रेन होता है, ये आपका सोर्स होता है। तो जब भी हम फीडबैक सिग्नल, यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं FB सिग्नल, यहाँ हम लिखेंगे FB सिग्नल। करंट की अगर हम बात करें, करंट सैम्पलर की अगर हम बात करें, कलेक्टर, बेस, एमीटर, ये है ड्रेन, गेट, सोर्स, ठीक है ना। तो जब भी हम लोग बात करेंगे दो जगहों पर, ठीक है, यहाँ पे फीडबैक सिग्नल, यहाँ हम लिखेंगे फीडबैक सिग्नल। ये हमारे पास वोल्टेज सैम्पलर है। वोल्टेज सैम्पलर में होता क्या है, वोल्टेज सैम्पलर में होता क्या है कि जो हम लोग सैम्पलिंग करते हैं, जो वोल्टेज हम लोग लेते हैं, वो हम लोग कहाँ से लेते हैं? कलेक्टर से लेते हैं या तो ड्रेन से लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? कलेक्टर या तो ड्रेन से। क्योंकि अगर हमारे पास BJT यूज होगा तो उसका कलेक्टर होता है, अगर आप FET यूज़ करेंगे तो उसका क्या होगा? ड्रेन होगा। अब ध्यान दीजिएगा, जो वोल्टेज सैम्पलर होता है ये एम्पलीफायर के शंट में लगा होता है। कहाँ लगा होता है? शंट में लगा होता है, लोड के। तो इसकी वजह से फीडबैक एम्पलीफायर का रेजिस्टेंस क्या होता है? कम हो जाता है। शंट में कोई भी चीज़ आप लगाएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ठीक है ना। और जो आपका करंट एम्पलीफायर, जो आपका करंट सैम्पलर होता है, ये जब एम्पलीफायर के लगता है तो ये सीरीज में लगता है, तो इसकी वजह से आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होता है? फीडबैक एम्पलीफायर का बढ़ जाता है। और यहाँ पे जो हम आउटपुट लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं? जो करंट जो हम लेते हैं ये एमीटर से लेते हैं या तो सोर्स से लेते हैं, एमीटर से लेते हैं या तो सोर्स से लेते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि वोल्टेज सैम्पलर आपका ट्रांजिस्टर BJT हो सकता है, FET हो सकता है, BJT FET, करंट सैम्पलर भी। बस वोल्टेज सैम्पलिंग जब हम लोग करेंगे तो हम लोग कलेक्टर और ड्रेन से आउटपुट लेंगे, और जब हम लोग करंट सैम्पलिंग करेंगे तो एमीटर से लेंगे। ये चूँकि वोल्टेज सैम्पलर आउटपुट के पैरेलल में लगा होता है, इस वजह से जब पैरेलल में कोई भी दो नेटवर्क लगेंगे तो ऑल ओवर रेजिस्टेंस उसका डाउन होगा, तो आउटपुट रेजिस्टेंस डाउन होता है। और ये आपका सीरीज में लगा होता है, इसलिए आउटपुट रेजिस्टेंस फीडबैक एम्पलीफायर का क्या होता है? बढ़ जाता है। तो ये ऑल ओवर अबाउट द फिलहाल सैम्पलर था हमारा, हमने सैम्पलर के बारे में पढ़ लिया। थोड़ा सा इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगले क्लास में हम लोग मिक्सर पढ़ेंगे, और मिक्सर पढ़ने के बाद फिर हम लोग टोपोलॉजी देखेंगे, और मिक्सर पढ़ने के बाद जो टोपोलॉजी देखेंगे उसके कुछ जो पॉइंट्स आपको बताए जाएंगे कि आउटपुट इम्पीडेंस बढ़ रहा है, घट रहा है, गेन पे कैसा प्रभाव पड़ रहा है। ये सारी बातें आपके लिए काफ़ी एडवांटेजियस होंगी और बहुत अच्छा होगा, ठीक है। ये इतना आप समझ लें, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए फीडबैक से बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है, इतना ठीक ठाक आपको जो है जे एग्ज़ाम में यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कुछ हम लोग इस पर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेंगे, अगर कुछ नए प्रकार का क्वेश्चन एक आध टॉपिक में होगा जो भी, तो हम उस पर भी डिस्कस कर लेंगे। कुछ स्पेशल टाइप की सर्किट्स भी यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर अगले लेक्चर में इसके आगे मिक्सर पढ़ेंगे, और फिर हम लोग इसकी जनरल टोपोलॉजी पढ़ेंगे, जो फीडबैक में डिफरेंट टाइप्स के एम्पलीफायर आते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके।